नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बाप ऑफ दलाल स्ट्रीट। यहाँ हम बात करते हैं शेयर बाजार की असली और सच्ची बातें बिना किसी दिखावे के। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या एक समझदार ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स कौन होते हैं, उन्हें क्या मुश्किलें आती हैं और कैसे आप बिना धोखा खाए अच्छा निवेशक बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर हिरार्की के बारे में, यानी कि कौन से तरह के लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रिटेलर्स। ये हम जैसे आम आदमी हैं जो कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ विदेशी कंपनी जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनले। ये बड़ी कंपनी इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। इनमें और रिटेलर्स में ये फर्क है, रिटेलर्स खुद की जेब से पैसा लगाते हैं और ये जो FIIs हैं ये अपने क्लाइंट्स का पैसा लगाते हैं। मींस जो विदेश के लोग होंगे वो FII को पैसा देंगे, यानी कि अपनी कंपनी को पैसा देंगे, और वो कंपनी उठा के पैसा जो है इंडिया की स्टॉक मार्केट में लगाएगी। मींस FIIs का खुद का पैसा नहीं है, उनके भी फर्दर क्लाइंट्स का पैसा है। देन उसके बाद आ जाते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये भी सेम FII की तरह ही है, बट ये इंडिया की बड़ी कंपनी है, जैसे कि LIC हो गया, LIC आ गया, SBI आ गया। ये लोग उठा के इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। सेम FII की तरह ही इनका भी खुद का पैसा नहीं है, इनके क्लाइंट्स का पैसा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये भी इंडिविजुअल है रिटेलर्स के जैसे, बट इनमें और रिटेलर्स में फर्क ये है, इनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है रिटेलर्स के मुकाबले। जैसे कि राधा किशन दमानी जो डीमार्ट के फाउंडर है, ये हजारों करोड़ की अमाउंट में ये इन्वेस्ट करते हैं। रिटेलर्स इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रिटेलर्स तो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा ही लगाते हैं। और उसी के साथ ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी बाइंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये भी 1000 करोड़ के अमाउंट में ये पैसा लगाते हैं। ये कोई भी तरह का इन्वेस्टर हो जाए, चाहे वो FII हो, चाहे वो DII हो, HNI हो, रिटेलर हो, ये सारे एक ही फिलॉसफी पे काम करते हैं। वो है बाय लो और सेल हाई। मींस सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना। इनकी यही फिलॉसफी है और प्रॉफिट कमाना है। बाय लो सेल हाई। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो रिटेलर्स के ऊपर होगा। अब आगे हम देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज कौन कौन। ये टिपिकली 5 कैटेगरी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बिजनेस ऑनर्स, देन वर्किंग प्रोफेशनल्स, फिर रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स, होम मेकर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। हम ये पांचों तरह की कैटेगरीज को अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिजनेस ऑनर्स। दोस्तों, ये लोग वो हैं जो कि किसी ना किसी बिजनेस के मालिक हैं। मींस इनकी कोई ना कोई काम ये कर रहे होंगे, चाहे ये छोटी मोटी दुकान चला रहे होंगे, चाहे उससे बड़ा काम कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने घरों के आसपास के दुकानें देखते हैं। कोई दुकानदार हो गया, कोई मोबाइल वाला हो गया, सपोज किसी की कोई हार्डवेयर की दुकान है, कोई करियाने की दुकान है। मींस जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं, ये भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर थोड़े इनसे ऊपर आ जाते हैं जिनकी आमदनी ज्यादा है, जैसे कि ये फर्नीचर की कोई दुकान है या फर्नीचर का कोई काम है उसका मालिक, ये कोई बेकरी चल रही है उसका मालिक हो गया। ये है सारे ये बिजनेस ऑनर्स हैं, बट ये सारे के सारे अपना पैसा, मेन पैसा तो ये बिजनेस से कमा रहे हैं, थोड़ा उसमें से निकालकर ये स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बाद थोड़े ऊपर कैटेगरी के बिजनेस ऑनर्स भी आ जाते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मालिक,
लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक हो गए, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हो गए, ये लोग भी आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है वर्किंग प्रोफेशनल्स की। वर्किंग प्रोफेशनल्स में लोग आ जाते हैं जो कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं 9 से 5 नॉर्मली, चाहे वो कोई सरकारी कंपनी में काम कर रहे हो या प्राइवेट काम कर रहे हो। कोई टीचर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गजेटेड ऑफिसर हो सकता है, कोई नॉर्मल कर्मचारी हो सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है मींस ये मैक्सिमम तादाद है लोगों की इंडिया में, ठीक है, जो तकरीबन 9 से 5 काम करने वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं। ये भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, बट इनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि इनकी तकरीबन प्लानिंग्स होती हैं घर लेने की, अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में और रिटायरमेंट प्लानिंग। इस वजह से ये स्टॉक मार्केट में इनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम होता है, बट नो डाउट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, जो थर्ड कैटेगरी है वो है रिटायर्ड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। ये लोग जो कि किसी ना किसी नौकरी से रिटायर हुए हैं, अब इनको काफी सारा पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिला होगा, तो इनकी कोशिश ये होती है उस पैसे को ग्रो करने की, बट इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्योंकि कम है, ये इस एज में इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो देयरफॉर ये बहुत ही सेफली काम करते हैं। ये वहीं पे पैसा लगाएंगे जहां पे इनको स्टेबल रिटर्न्स मिलती हो, जैसे कि एफडीज, बॉन्ड्स। बट थोड़ा सा पैसा ये स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं, और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में जहां पे डिविडेंड पे आउट बहुत ज्यादा है। दोस्तों आगे चल के मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड क्या होता है, बट हाल के टाइम पे आप यही समझ लो कि ये उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे जहां पे ज्यादा डिविडेंड मिलता हो। डिविडेंड को आप थोड़ी देसी भाषा में ये समझ लो कि इंटरेस्ट मिलता हो, हालांकि ये इंटरेस्ट से थोड़ा सा अलग है। डिविडेंड जरूरी नहीं है कंपनी देगी ही देगी, बट वो एक सिक्योर माना जाता है। तो ये जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है, ये उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सी कैटेगरी है। नेक्स्ट आ जाती है होम मेकर्स की, जो काम करने वाली औरतें हैं। इन्होंने भी अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। ये जितनी भी इनकी पर्सनल सेविंग्स है, देखिए नो डाउट घर का बजट यही संभालेंगे, घर के रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजंस यही लेंगी। अब ये करती क्या है, थोड़ा सा पैसा अपनी सेविंग से निकालकर स्टॉक मार्केट में भी लगा रही है, सो दैट ये भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स। दोस्तों कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास हम ये जानते हैं पैसा कुछ ज्यादा होता नहीं है, इनके पास सिर्फ पॉकेट मनी होगी जो इनको पेरेंट्स से मिलेगी। इस वजह से ये पैसा इनके पास थोड़ा है, मींस ये पैसा कुछ ज्यादा लगा नहीं पाएंगे, बट ये अपना टाइम जो इन्वेस्ट करते हैं ना, ये स्टॉक मार्केट सीखने में अब ज्यादा करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी ये फाइनेंशियली लिटरेट हो सके, सो दैट ये अपना पैसा और ग्रो कर सके। तो देयरफॉर इनका इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम होगा, बट आजकल के टाइम पे ये जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये हमने 5 कैटेगरीज के रिटेल इन्वेस्टर्स डिस्कस कर, बिजनेस ऑनर, वर्किंग प्रोफेशनल, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स, होम मेकर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स। दोस्तों मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स हम जैसे लोग हैं जिनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। बस इन 5 कैटेगरीज में सबसे ज्यादा जो होगा वो बिजनेस कैटेगरीज वालों के पास होगा, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट बहुत है, वो अपना साथ साथ काम करते रहते हैं, पर थोड़ा सा पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो भी ग्रो करता रहे। सबसे ज्यादा उनके पास होगा। बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स, होम मेकर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, ये भी इन्वेस्ट करते हैं, बट इनका इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो ये हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज। अब आगे हम देखेंगे कि
इन रिटेलर्स के एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट सोर्सेज है क्या क्या, और उनको कंपेयर करेंगे जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन ज्यादा फायदे में रहता है, कौन ज्यादा नुकसान में रहता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इनके इन्वेस्टमेंट सोर्सेज की तरफ हम थोड़ा उसको स्टडी करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है दोस्तों, वो है उनकी पर्सनल फंड्स। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं हो। ये जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ये जो भाई साहब बैठे हैं, ये है रिटेल इन्वेस्टर्स। इनके पास सोर्स क्या है? इनके खुद के फंड्स। और अगर इनको कंपेयर करें, जो राइट साइड पे भाई साहब, ये एक बिग इंस्टीट्यूशन है जो कि खुद का पैसा नहीं लगा रहा, वो अपने क्लाइंट्स का पैसा लगा रहा है। अब ये इंस्टीट्यूशन कोई एफआईआई भी हो सकता है या कोई डीआईआई भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले कुछ देर पहले हमने पढ़ा है। बट ये अगर रिटेलर्स के साथ कंपेयर करो, रिटेलर्स के पास सिर्फ उनका खुद का पैसा है जो कि उन्होंने अपनी तनख्वाह से जोड़ा हुआ है। अगर कोई बिजनेस का ऑनर है तो उसने थोड़ा सा पैसा अपना साइडलाइन कर रखा है स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। बट इनका इसी वजह से जो रिटेलर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कम रहता है इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में। इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत पैसा है, वो हजारों करोड़ों की तादाद में पैसा लगाते हैं। रिटेलर्स ऐसा नहीं है। रिटेलर्स कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख इतना लगा देगा, इससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो रिटेलर्स के पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत कम रहता है। इंस्टीट्यूशंस के पास देखिए बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे, बड़ी टीम्स, रिसर्च टीम्स बैठ रखी होंगी, बट रिटेलर्स के पास ऐसा नहीं। इनके पास जो लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये उसी के बेस पे ट्रेड लेंगे। मींस इनकी कोई इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं है। इनके पास पैसा भी अपना है, इंफॉर्मेशन भी ये अपने लेवल पे कलेक्ट करते हैं। और ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं, ये पैसा भी बहुत है इनके पास, और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं जो कि हर एक छोटे से छोटे पहलू पर भी रिसर्च करती हैं और फिर वो बेनिफिट अपने क्लाइंट्स को पहुंचाती हैं। इसीलिए नॉर्मली स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है कि जो एफआईआईज और डीआईआईज हैं, ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, और रिटेलर्स जो हैं इनको बहुत बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे ये स्टडी करेंगे कि ड्यूरेशन के हिसाब से कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। ड्यूरेशन का मतलब कि कोई भी जो रिटेलर होगा वो कितनी देर के लिए पैसा मार्केट में लगाना चाहेगा, उसके हिसाब से उनके टाइप्स क्या क्या है। देखिए हर एक के विजन अलग अलग है स्टॉक मार्केट को लेके, ठीक है। कोई महीने के लिए लगाता है, कोई 5 दिन के लिए लगाता है, कोई 2 साल के लिए लगाता है। उसके बेसिस पर हमने इन्वेस्टर्स को कैटेगराइज करा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ये लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं 5, 10, 15 दिन के लिए। इनका कोई एम बहुत बड़ा नहीं होता, ये थोड़ी सी प्राइस की वेरिएशन को ये कैप्चर करेंगे, ठीक है। ये फ्यू डेज के लिए ट्रेडिंग करेंगे, और इनका मेन एम होगा कैपिटल एप्रिसिएशन। मींस जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा, इन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। मान के नॉर्मली इनकी जो ड्यूरेशन है वो 10 से महीने तक रहती, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। देखो इनको हम इन्वेस्टर नहीं बोल पाएंगे, इनको हम ट्रेडर बोलेंगे, बिकॉज इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। ये कर रहे हैं ट्रेडिंग, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। होल्डिंग पीरियड इनका कम रहता है, 10 से 30 दिन के लिए। थोड़ी सी प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी, एप्रिसिएशन आएगी, ये झट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इनको दोस्तों अपन इन्वेस्टर बोल सकते हैं। ये पैसा लगाते हैं ज्यादा देर के लिए मार्केट में। वो हो सकता है कोई साल के लिए, 2 साल के लिए, या 6 महीने के लिए। ये लगाते हैं इस रेंज में पैसा, ठीक है। और इनका मोटिव क्या रहता है? नॉर्मली कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड।
ये दो मोटिव, एक कि स्टॉक बढ़ेगा तो पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एप्रिसिएशन। नेक्स्ट डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? कंपनी साल के एंड में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती है, उसको अपन डिविडेंड बोलते हैं। जरूरी नहीं है डिविडेंड मिलता ही मिलता है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। बट ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इनका ये दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि एक तो हम प्राइस बढ़ेगा तो हमें मुनाफा होगा, वो हम कमाएंगे। नेक्स्ट हमारा है डिविडेंड। चलिए अब दोस्तों, थर्ड एंड ओनली कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स है, वो है इंट्राडे ट्रेडर्स। इनको भी अपन ट्रेडर बोलेंगे, ठीक है। ये इन्वेस्टर नहीं कहलाएंगे, ये ट्रेडर है। जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे वैसे ये भी ट्रेडर है। इनका मोटिव जस्ट फॉर दी वन डे, एक दिन में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन आएगी ना, ये उसको कैप्चर करेंगे। वन डे, एक दिन में थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, ये झट से बाहर निकल, थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, झट से बाहर आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, झट से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इनको अपन बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। दोस्तों इनके पास नॉर्मली पैसा काफी कम होता है, इंट्राडे ट्रेडर्स के पास। ये काम करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के। आगे मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है, बट हाल के टाइम पे आप यही समझ लो कि ये जो इंट्राडे ट्रेडर है, ये सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन को कैप्चर करते हैं। देखो एक दिन में प्राइस कितना मूव कर रहा है, 2 से लेके 5% एवरेज, इससे ज्यादा तो मूव करता नहीं है। ये थोड़ी सी मूवमेंट कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल इनफैक्ट अगर 0.5% की मूवमेंट भी आए ना, तो ये निकल जाते हैं बाहर। मतलब 100 का लिया, हार्डली 0.5% भी मूवमेंट आई, ये बाहर निकल जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार ये कमाते क्या होंगे, वो मैं आगे आपको बताता हूं कि ये जो पैसा कमाते हैं वो है मार्जिन ट्रेडिंग के बेस पे। इनके पास खुद पैसा बहुत कम है, बट फिर भी ये प्रॉफिट कमा जाते हैं। आगे अपन देखते हैं कैसे कमाएंगे, ठीक है। आगे मैं मार्जिन ट्रेडिंग का ही कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए अब आगे देखते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है। दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग क्या है? ब्रोकर से पैसा उधार लेकर ट्रेडिंग कर, उसी को बोलते हैं अपन मार्जिन ट्रेडिंग। इसमें ब्रोकर का भी फायदा है और इनका भी फायदा। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। रिटेलर्स के पास मान लो 5,000 रुपए से 5,000 पर, भाई साहब ब्रोकर आपको बोलेगा चिंता मत कर भाई, तू आज की डेट में मेरे से उधार ले ले पैसा, उसी को अपन मार्जिन ट्रेडिंग बोलते। वो फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा यार तू चिंता मत कर, तू मेरे से 1 लाख रुपया उधार ले ले, ठीक है, तू उधार लेके मेरे से ट्रेडिंग कर। देखो वो आपको उकसा रहा है, आप बोलोगे उसको बेनिफिट क्या हो रहा है? दोस्तों जब भी अपन ट्रेड लेते हैं तो हमें कुछ ब्रोकरेज पे करनी पड़ती, कुछ ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। जितना ट्रेड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ब्रोकरेज उतनी ज्यादा होगी। ब्रोकर को पता है कि यार 5,000 से तो ये कुछ ज्यादा ट्रेड कर नहीं पाएगा, ठीक है, तो मुझे ब्रोकरेज मिलेगी कम, क्यों ना इसको थोड़ा सा उधार दे दूं, ठीक है, तो मुझे ज्यादा ब्रोकरेज मिल जाए। ब्रोकर भी बहुत चालाक है, उसको पता है अगर आपकी जेब में 5,000 पड़ा है ना, तो वो उतना की उधार देगा कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान आपको 5,000 का ही हो। जैसे ही 5,000 से ज्यादा होने लगा, उसने झट से आपकी पोजीशन कट कर देगी। ये ब्रोकर की भी ये चाल है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो नॉर्मली इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अगर मैं यूसेज की बात बताऊं आपको कि कितनी देर के लिए है, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये सिर्फ इनफैक्ट मान के चलो कि ये आप आज की डेट में ट्रेड लेंगे, आज ही इनको पोजीशन बंद करनी पड़ेगी। रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें तो दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, ठीक है। वो रिस्की कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक प्रॉपर एक एग्जांपल देंगे आपको जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये रिस्की कैसे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि इसमें ब्रोकर आपको करेगा क्या, आपके पास देखेगा पैसा कम है, कोई चक्कर नहीं है, आपको उधार देगा ताकि आप ज्यादा ट्रेड करो, आप ज्यादा ट्रेड करोगे और उसको ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगा, ठीक है। वो आपसे ज्यादा ट्रेड करवा रहा है उधार पैसा देके, इसको अपन बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। अब आगे थोड़ा इसी को और डिटेल में समझते हैं कि ये मार्जिन ट्रेडिंग में वो किस हिसाब से काम करता है, ठीक है।
ये दोस्तों एक मैंने एग्जांपल लिया है अदानी एंटरप्राइजेस का। ये ब्रोकर है, ये जीरोधा का ब्रोकर, ठीक है। जीरोधा एक ब्रोकरेज फर्म है, ये उसी का एक चार्ट मैंने लगाया आपको। ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई वो नहीं। देखिए अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। अगर आप नॉर्मल उसको खरीदते हैं, ठीक है, मतलब आप कोई इंट्राडे फंड नहीं यूज करते, देखिए ये कितने का स्टॉक है, 2442 रुपए का, कितना, एक स्टॉक, ठीक है। और ब्रोकरेज जो है, दलाली, वो आप दोगे 2 रुपए 53 पैसे ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर आपको बोलेगा भाई चिंता क्यों कर रहा है, मैं तुझे उधार देता हूं पैसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी आपको पैसा उधार दे, जब वो देखो, जब आप नॉर्मल खरीद रहे हो, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब ब्रोकर जब आपको उधार देगा तो आप इंट्राडे में आ जाओ। इंट्राडे का मतलब उसी दिन आपको खरीद बेच कर, तो देखो एक शेयर कितने का पड़ रहा है, 488 रुपए 54 पैसा। पहले कितने का था, 2442 का, देखो कितना कम हो गया, 1/4। और अब आप क्या कर सकोगे, उतने पैसे से ही 5 शेयर्स खरीद सकते, 5 शेयर्स। मान लो आपके पास 2442 होते, पहले आप सिर्फ एक शेयर खरीद सकते थे और दलाली देते आप 2 रुपए 53 पैसे। अब इंट्राडे में आप 5 शेयर खरीद सकते हो और दलाली देख लो आप कितनी देंगे, 4 रुपए 78 पैसे। ये फर्क है, ये फर्क है कि इंट्राडे में और नॉर्मल ट्रेडिंग, जिसको अपन डिलीवरी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे मैं एक आपको और एग्जांपल देके बताता हूं। ये एग्जांपल है दोस्तों रिलायंस का, ठीक है। देखिए एक शेयर देखो कितने का, अगर नॉर्मल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म, एक शेयर कितने का, 1295 रुपए। चार्जेस कितने पड़ेंगे, जिसमें दलाली सब कुछ आ जाएगा, 1 रुपया 34 पैसे, ठीक है। अब आ जाओ इंट्राडे, ब्रोकर आपको उकसा रहा है, बोलेगा भाई एक शेयर ले तू मेरे से, 259, कहां 1295, कहां 259, चार्जेस इतने। बट उतने शेयर अगर आपने लेने हो जितने का एक डिलीवरी में था, मतलब 1295, तो आप 5 शेयर खरीद सकते, 5 शेयर। डिलीवरी में एक शेयर मिल रहा था, अब यहां पे इंट्राडे में 5 शेयर, दलाली और टैक्स कितना, 2 रुपए 54 पैसे। पहले कितना था, एक। ये बेनिफिट है दोस्तों, आपको भी बेनिफिट कि आप ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे हो, अगर मार्केट आपकी फेवर में रहेगा तो आप प्लस में जाओगे। ब्रोकर को बेनिफिट कि उसको ब्रोकरेज ज्यादा मिल रही। एक में दोस्तों ये फर्क है, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट लिया है जो कि जीरोधा ब्रोकर का। आगे मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक पैरामीटर है, एक शेयर है दोस्तों 100 रुपए का, 100 रुपए का शेयर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यस, 100 रुपए का शेयर, ठीक है। आपके पास पैसे कितने थे, 25,000, ठीक है। ब्रोकर आपको 4 गुना खरीदने तक के पैसे दे रहा है, मींस 25,000 है अगर आपके पास, तो वो कहता है आप लाख तक के खरीद सकते, ठीक है। सपोज आपने लाख तक के खरीद ली, प्राइस चला गया मान लो 100 से 105, 5% इंक्रीज कर गया, देखा जाए तो 100 से 105 हो गया। आपको बेनिफिट कितना हुआ, आपने पैसा लगा रखा है लाख रुपया, लाख का 5% बन गया 5,000, आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। मींस एक्चुअल में आप क्या मूव करें, आपके पास पैसा था 25,000, ठीक है। 25,000 से आपने 5,000 का प्रॉफिट कमा, 5,000 का प्रॉफिट, तकरीबन जो बेनिफिट आपको मिल गया वो मिल गया 20% रिटर्न, 20% रिटर्न। मतलब देखो, ब्रोकर के पैसे से आपने पैसा कमाया, अगर आपने 25,000 ही लगा रखा होता, सपोज
25,000 ही लगा रखा होता, फिर आपको बेनिफिट मिलना था सिर्फ 5% का। आपने ब्रोकर से पैसा उधार ले लिया तो 5% से आप पहुंच के 20%, ये हुआ बेनिफिट। अब अगर बेनिफिट है तो नुकसान भी है, अगर बेनिफिट है तो नुकसान भी है। वो कैसे? मान लो प्राइस 100 से चला जाता 95 पे, 5% का ड्रॉप आया, 5% का ही ड्रॉप आया। अगर 25,000 लगा रखा होता बिना मार्जिन के तो 5% का ही लॉस होता है। पर आपने लगाया लाख रुपया, लाख रुपया लगाया, 5% का ड्रॉप आया तो 5,000 का लॉस था। कितना? 25,000। भाई साहब कैपिटल होगी वाइप आउट, 5,000 चला गया, इसमें से बचा कितना आपके पास? 20,000। 25,000 में से 5,000 चला गया, मींस आपका जो लॉस है वो एक ही ट्रेड में 20% का हो गया। ब्रोकर को दोनों केस में बेनिफिट है, चाहे आपको आप प्लस में रहो तब भी ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा, आप माइनस में रहो तब भी ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा, पर आप बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो हाई रिस्की ट्रेडिंग आप तभी करो अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो। ठीक है जी, चलिए आगे मैं आपको समझाता हूं। कुछ जरूरी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो। सबसे पहले दोस्तों आ जाएगी आपके पास लेवरेज। ठीक है, जो ब्रोकर आपको देता है, लेवरेज अपन बोल देते हैं कि भाई जो ब्रोकर आपको पैसा उधार दे रहा है उसको अपन लेवरेज बोल देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आएगा एक्सपोजर। एक्सपोजर का है कि जो पोजीशन आपने होल्ड कर रखी है, जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि आपके पास 25,000 थे। ठीक है, 25,000 के बदले आपने 1,00,000 की पोजीशन ली, वो 1,00,000 आ जाएगा आपके पास एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर मींस जो आपने पोजीशन ले रखी है। देन उसके बाद दोस्तों आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल क्या है? ब्रोकर हमेशा आपसे बोलेगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ ना कुछ कम से कम पैसा पड़ा होना चाहिए अगर आपने पोजीशन ओपन रखनी है। ठीक है, मान लो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है 5,000। ठीक है, ब्रोकर इससे सेटिस्फाइड है कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा लॉस जो है ना 5,000 का होगा, तो अगर ये होने लगेगा तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई या तो पोजीशन अपनी काट ले, नहीं तो और फंड्स ऐड कर। ब्रोकर आपको कॉल करता है। जैसे मान लो पोजीशन आपके अगेंस्ट गई, फॉर एग्जांपल आपने 100 का शेयर था, 95 पे गया, ब्रोकर को दिखा कि भाई आपको लॉस ज्यादा होने लग गया, तो कहीं लॉस ब्रोकर को ना हो जाए तो वो आपको कॉल करेगा कि भाई तुरंत अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ऐड करो। वो आपको बोलेगा तुरंत फंड्स ऐड करो। ठीक है, अगर तो आप फंड्स ऐड कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो ब्रोकर आपकी पोजीशन खुद काटेगा और आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, वो जो ब्रोकर आपको कॉल करता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन कॉल। उसके बाद दोस्तों आ जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस हम उस चीज को बोलते हैं, ऑर्डर को बोलते हैं कि उससे ज्यादा आप नुकसान सह ना सको। फॉर एग्जांपल 100 का ट्रेड है, 100 पे आपने स्टॉक बाय करा, आपने बोला कि यार अगर मेरा ट्रेड अगेंस्ट जाए, 97 तक जाए ना, तो मेरी पोजीशन ऑटो कट हो जाए। ऑटो कट मींस मैं मार्केट से अपने आप आउट हो जाऊं, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। आप ब्रोकर को बोलोगे भाई 97 से नीचे गया तो मेरी पोजीशन काट दियो, वेट ना करियो किसी चीज का, मैं और लॉस नहीं चाहूंगा, इसको बोलेंगे स्टॉप लॉस। स्क्वायर ऑफ करना। स्क्वायर ऑफ बोलते हैं दोस्तों किसी भी ओपन पोजीशन को क्लोज करना, उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। फॉर एग्जांपल आपने बाय कर रखा है कुछ, ठीक है, सपोज आपने बाइंग में हो, आप सेलिंग करोगे, इसको बोल देंगे स्क्वायर ऑफ कर दिया आपने। ठीक है, एक आ जाता है ऑटो स्क्वायर। ऑटो स्क्वायर ऑफ में ब्रोकर आपकी पोजीशन काटता है जब ब्रोकर देखता है कि आप काफी नुकसान में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल 100 का स्टॉक रखा था, 95 पे पहुंच के ब्रोकर ने देखा कि आप बहुत ज्यादा नुकसान में हो,
और आप उसने आपको मार्जिन कॉल करा कि भाई फंड्स ऐड करो, आपने फंड्स ऐड नहीं करे, उसने आपकी पोजीशन काट दी, उसको बोलेंगे अपन ऑटो स्क्योर, और वो काटेगा ही काटेगा, बिकॉज उसने थोड़ी लॉस सहना है। आपने पोजीशन ओपन करके रख दी, आप तो एक गरीब ट्रेडर हो भाई, इंट्राडे ट्रेडर हो। अब वो अगर होल्ड करके रखेगा, मार्केट क्रैश कर गया, नुकसान तो उसका हो गया ना, तो वो पोजीशन आपकी काटेगा खुद, उसको बोलते हैं अपन ऑटो स्क्योर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये रिटेलर्स है, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं, ये जो डिसीजन लेंगे कि भाई क्या खरीदना है क्या बेचना है, वो किस बेस पे लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि ट्रेडिंग डिसीजंस के बेसिस क्या है, वो आगे अपन वो स्टडी करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है, जिनका की मेन ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड। हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, इतनी लंबी अवधि के लिए। तो देयरफॉर ये पैसा कहाँ लगाते हैं, जो कि कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसके लिए ये जो मेन टूल यूज करते हैं वो है screener.in, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें किसी भी कंपनी का डेटा अपन अच्छे से देख सकते हैं। जैसे सपोज मैं स्टडी करता हूं अदानी एंटरप्राइजेस का, ठीक है, आप इस पे डालिए, अदानी एंटरप्राइजेस के सारे पैरामीटर्स खुल जाएंगे। ठीक है, कि इसका मार्केट कैप कितना है, करंट प्राइस कितना है। दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं, फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही डीप टॉपिक है, जिसके लिए मैं स्पेशल वीडियो सीरीज बनाऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब इस screener.in पे सारे कंपनी के पैरामीटर्स शो होंगे। ठीक है, स्टॉक की पी रेशो कितनी है, बुक वैल्यू कितना है। थोड़ा नीचे चले जाए तो पीयर कंपैरिजन आ जाता है, मींस कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके पैरामीटर्स क्या हैं सारे। फिर अदानी एंटरप्राइजेस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएंगे, हर क्वार्टर में ये पब्लिश करते हैं, यहाँ पे अपडेट होगा ये डेटा। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये शो होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बैलेंस शीट आ जाएगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैश फ्लोज आ गए, फिर फर्दर रेशियोज आ जाती हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप इसी प्लेटफॉर्म पे देखोगे। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स कितने होते हैं, कितने परसेंटेज उनका शेयर है, एफआईआई का कितना है, डीआईआई का कितना, पब्लिक का कितना है। ये सारी चीजें जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो screener.in इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। आगे आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्होंने या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर पोजिशनल और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, इतनी देर के लिए करनी है वो लोग, या और इंट्राडे ट्रेडर्स। ये लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और जिसके लिए जो मेन प्लेटफॉर्म बहुत सारे यूज होते हैं, बट जनरली जो यूज होता है वो है tradingview.com। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली जैसे अपन ने अदानी एंटरप्राइजेस देखा था, उसको स्टडी कर सकते हैं हम। अदानी एंटरप्राइजेस का इसमें चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट इसको बोलते हैं। दोस्तों एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं सेपरेट वीडियो सीरीज बनाऊंगा, इसमें हम अपन इसका सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू में दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये tradingview.com में देखिए अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट ओपन हो गया। ये चार्ट, इसको अपन कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। इसमें मूविंग एवरेजेस, डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स, वॉल्यूम एनालिसिस, ये सब कुछ होगा। और बट ये चार्ट यूज कौन करेगा, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको अपन पोजिशनल ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं। 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, वो इन चार्ट्स को देख के ट्रेड करते हैं। इसमें मेनली ये जो आपको दिख रही होंगी लाल और हरी रंग की चीजें, इनको अपन कैंडल्स बोलते हैं। इसके हाई और लो बनते हैं। ये इसका लो है, फॉर एग्जांपल इस डे का ये हाई है। ठीक है, इसकी रेड बॉडी है, मींस फॉल आया है, ग्रीन बॉडी है, मींस उस डे को इंक्रीज हुआ है। ये मंथली, डेली, वीकली चार्ट्स, ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस में आएगा, जो हम सेपरेट वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। अभी के टाइम पे आप सिर्फ इतना समझिए कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, ये भी उनका एक इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने का ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
रिटेल ट्रेडर्स एनएससी की वेबसाइट का भी बहुत यूज करते हैं ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। आपको स्क्रीन पे एनएससी की वेबसाइट दिख रही होगी, nseIndia.com। इस पे हम किसी भी कंपनी का डेटा देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अदानी एंटरप्राइजेस का। ठीक है, ये देखिए, अगर आप सर्च में अदानी एंटरप्राइजेस डालेंगे ये उसका डेटा खुल जाएगा। इसमें जो मेनली रिटेलर्स के पर्पस के लिए तो जो मेनली आपको चीज देखनी है वो है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल ऑब्लिक ट्रेडेड क्वांटिटी। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी भी दिन में बहुत सारे कैटेगरीज के रिटेलर्स काम करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग भी होगी, डिलीवरी भी होगी। इंट्राडे में क्या होता है, सेम डे में बाय और सेल होगा। मींस जो रिटेलर होगा वो घर कुछ नहीं लेके जाएगा, आज के दिन ही खरीदेगा, आज के दिन ही बेचेगा। बट कुछ कैटेगरीज के लोग होंगे जो आज खरीदेंगे और उसको होल्ड करेंगे 10, 15 दिन, 20 दिन, महीना, साल, जितना भी टाइम होगा। ये जो पैरामीटर है इसमें आपको ये पता लगेगा कि कितने लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग करी, कितने लोगों ने डिलीवरी वाली करी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके इसको खोलेंगे तो ये एनएससी की वेबसाइट एंड ऑफ द डे हर डे वाइज ये डेटा पोस्ट करती है। ठीक है, जैसे ये 25 अप्रैल का डेटा है। अब इसमें क्वांटिटी ट्रेडेड अराउंड 14 लाख, डिलीवरेबल मींस जो लोग शेयर को घर लेकर गए, डिलीवरी लेकर गए, वो 3,96,000 और परसेंटेज आ गई 28%। दोस्तों, ये पैरामीटर्स रिटेलर्स यूज करते हैं। क्यों? जिस केस में परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बहुत ज्यादा हो, मींस जो डिलीवरी में ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वो रिटेलर्स उसको पसंद करेंगे, वहां पे बाइंग ज्यादा होगा। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है इसमें डेली की फ्लक्चुएशंस कैप्चर होती हैं। अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये रिटेलर्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। यानी कि अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है वो देखेगा कि भाई किसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल ज्यादा है तो वो उसी में बाइंग करेगा। तो उसके लिए ये पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वेबसाइट में और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे जैसे आगे हम कोर्स में बढ़ते जाएंगे मैं उसको सेपरेटली डिस्कस करूंगा। बट अभी के टाइम पे आप इतना सोच लीजिए कि एनएससी की वेबसाइट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टर्स के लिए कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिटेलर्स न्यूज का सहारा भी बहुत लेते हैं, जिसके लिए मोस्टली वेबसाइट जो यूज की जाती है वो है जी बिजनेस। इसमें भी हर एक स्टॉक्स के एनालिसिस आते हैं और सब चीजें मेंशन होगी, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और वेबसाइट है दैट इज मनी कंट्रोल वेबसाइट। इस पे भी दोस्तों हर एक स्टॉक्स के एनालिसिस आएंगे, स्टॉक्स के बारे में खबरें आएंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो कि रिटेलर्स जिन बेसिस पे डिसीजन लेंगे। एक और चीज भी है दोस्तों, रिटेलर्स न्यूज के साथ साथ व्हाट्सएप के टिप्स, टेलीग्राम के टिप्स, इन पे भी बहुत रिलाय करते हैं, जो कि मैं साफ तौर पे जिसकी मैं निखेधी करता हूं। और मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टिप्स पे के बेस पे ट्रेडिंग करें। मेरा आपको यही सिखाना है कि आप खुद फाइनेंशियली लिटरेट होकर एक डिसीजन लें ट्रेडिंग का। तो दोस्तों, यहां तक हमने रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब आगे हम देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो कॉमन मिस्टेक्स करी जाती हैं ट्रेडिंग के दौरान, और वो कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स कॉमनली कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहली आती है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम नॉर्मली फोमो भी बोलते हैं। बहुत बार रिटेलर्स को हमेशा ये लगता है ट्रेडिंग लेते टाइम कि उनसे कुछ मिस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कभी भी ग्रीन कैंडल देखते हैं तो उनको लगेगा कि कहीं उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, तो वो फियर में डिसीजन लेंगे, जल्दी जल्दी बाय करने की सोचेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी उनकी एक मिस्टेक है, दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके बाद आती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं दोस्तों? हमने देखा है इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ब्रोकर है वो लीवरेज प्रोवाइड करता है, उसके कारण उनको बहुत ज्यादा फंड्स इजीली मिलते हैं। तो दे धनाधन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ये ट्रेडिंग करते रहते हैं और लॉसेस सफर करते हैं, दैट इज ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद आ जाता है टिप्स। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इनको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर तरफ से टिप्स आएंगी।
ये उसके बेस पे ट्रेड लेंगे, जो कि बिगेस्ट मिस्टेक है। देन उसके बाद इमोशनल डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, रिटेल ट्रेडर्स क्योंकि रिसर्च वर्क कम करते हैं, इस वजह से ये इमोशंस के इन्फ्लुएंस के अंदर रहते हैं। जब भी ये ग्रीडी होते हैं तो ये धड़ाधड़ बाय करेंगे, अगर ये पैनिक में आ जाएंगे तो एकदम से सेलिंग कर देंगे बिना कुछ एक्चुअल डिसीजन लिए, एक्चुअल चार्ट को देखे, फंडामेंटल्स को देखे, ये सब भूल जाएंगे। तब ये इमोशंस में आके एकदम से डिसीजन लेंगे। देन एक और मिस्टेक थी, लेट एंट्री अर्ली एग्जिट। ये तब एंट्री करते हैं जब मार्केट रिवर्स होने वाला होता है। इन्होंने 2-3 ग्रीन कैंडल्स देखी, उसके बाद ये एंट्री करी, बट जबकि अब जितना स्टॉक में बढ़ना था वो बढ़ चुका है, अब तो वो गिरने वाला है। तो ये भी इनकी एक बिगेस्ट मिस्टेक है। उसके बाद इनकी फाइनल मिस्टेक जो है वो है हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं। ये सबको देखकर ट्रेड करते हैं। अगर इनको लगेगा कि सारे बाय कर रहे हैं तो ये भी बाय करेंगे, अगर इनको लगेगा कि सारे सेल कर रहे हैं तो ये भी सेल करेंगे। तो ये थी दोस्तों रिटेलर्स के द्वारा जो कॉमनली मिस्टेक्स करी जाती हैं ट्रेडिंग के दौरान, और हमने इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रख के ट्रेडिंग करनी है। ना ही फोमो में ट्रेडिंग करना है, ना ही किसी टिप्स के बेस पे कोई आपने इमोशनली डिसीजन नहीं लेना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, और प्रॉपर रिसर्च से हमने कोई डिसीजन लेना। आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रिटेलर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसका मार्केट में इंपैक्ट क्या आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि रिटेलर्स का बाइंग वॉल्यूम एफआईआईज डीआईज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, उस वजह से इनका मार्केट इंपैक्ट भी बहुत ही ज्यादा कम है। इनका लिमिटेड मार्केट इंपैक्ट है। ये हमेशा ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ये ट्रेंड को सेट नहीं करेंगे। ठीक है, जो मींस जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा होगा, अगर ट्रेंड अपवर्ड्स है तो ये इनको अपवर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। देसी भाषा में समझे तो इनको चलती गाड़ी में बैठना है बेसिकली। अच्छा, ट्रेंड ये करते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो ट्रेंड सेट करेंगे। तो ये था दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स पे डिटेल्ड डिस्कशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।